हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। पिछली क्लास में हमने आपको अणुओं की लुईस बिंदु संरचनाओं के बारे में आपको बताया था और वहां काफी सारे स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे। आज हमारा एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है वह हमारा है एनसीईआरटी 4.1.4। प्यारे बच्चों, यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, केमिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वीडियो देखने के साथ साथ स्टार्टिंग में ही अपनी कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। ऐसा ना हो आपने वीडियो खोला, आराम से देखा, 2-4 मिनट 8-10 मिनट देखा और उसके बाद बंद करके रख दिया का ठीक है बाद में देखेंगे। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो हैंड टू हैंड साथ साथ पूरे वीडियो को एक साथ देखिए, साथ में कॉपी पेन लेकर के अपने नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि बोर्ड में इस प्रकार से लिखा जाए कि आपके नोट्स अच्छे से तैयार हो जाए। तो यदि आप इतना सब करेंगे तो एग्जाम्स के टाइम में आपको बहुत अधिक बेनिफिट होने वाला है। तो फिर शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का 4.1.4 जो कि है फॉर्मल आवेश, जिसको हम इंग्लिश में भी कहते हैं फॉर्मल चार्ज। अब बात आती है आखिर फॉर्मल आवेश होता क्या है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो बहुपरमाणुक अणु होते हैं, यानी कि वे अणु जिनमें एक से अधिक परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, या बहुपरमाणुक आयन यानी कि जिसमें एक से अधिक परमाणु मिलते तो हैं लेकिन जो कुल मिलाकर के जो बनता है अणु, उसको अणु ना कह करके हम क्या कह देते हैं, आयन, क्योंकि उसका जो कुल आवेश होता है वो शून्य नहीं होता, उसमें या तो धन आवेश आ जाता है या कुछ ऋण आवेश आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसी बहुपरमाणुक अणु अथवा बहुपरमाणुक आयन में हम कहते हैं जो कुल आवेश होता है अणुओं में उसे शून्य से और आयनों में उसे माइनस या प्लस आवेश से प्रदर्शित करते हैं। यह होता तो पूरे के पूरे संपूर्ण परमाणुओं से जो अणु का निर्माण हो रहा है या तो उस पे आवेश होता है या आयन पे आवेश होता है, लेकिन हम चाहें तो जिन परमाणुओं से मिलकर के इसका निर्माण हो रहा है हम उन परमाणुओं पर भी क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, आवेश को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, कभी आप बहुपरमाणुक अणु बोल रहे हो, कभी बहुपरमाणुक आयन बोल रहे हो, और ये क्या आवेश का झंझट है, ये आपको हो सकता है मेरी बातों से समझ में ना आए। लेकिन अब जब हम इसको डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले फॉर्मल आवेश की पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर फॉर्मल आवेश की डेफिनेशन के साथ साथ हम इसको एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे और स्ट्रक्चर से इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहली बात, फॉर्मल आवेश होता क्या है। हमने कहा किसी बहुपरमाणविक अणु अथवा आवेश। तो अब आप बहुपरमाणु का अर्थ तो समझते होंगे, जो एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना है। अब यदि वो उदासीन अवस्था में तो हम उसको क्या कह देते हैं, अणु। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर एग्जांपल मैंने लिया किसका, O3 का, यानी कि ओजोन का एग्जांपल लिया। तो ये हमारा है किसी बहुपरमाणुक अणु, और साथ में लिखा है अथवा आयन। यहां लिखना है हमने, क्या लिखना है, आयन। तो किसी बहुपरमाणुक अणु अथवा आयन। अब आयन क्या होता है, हमने पिछली क्लास में एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था जिसे हम प्रदर्शित करते थे CO3-2 से। अब आप देखिए ये एक आयन है क्योंकि ये उदासीन नहीं है, उसके ऊपर -2 आवेश है, लेकिन यह भी एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो इसको कहते हैं बहुपरमाणुक अणु, क्योंकि इस पर कुल आवेश क्या है, शून्य। और इसे कहते हैं बहुपरमाणुक आयन, क्योंकि यह एक से अधिक परमाणु से मिलकर के बना है लेकिन कुल आवेश क्या है, शून्य नहीं है, -2 है या प्लस भी हो सकता है। तो ये हमने डेफिनेशन में बहुपरमाणुक अणु क्या हुआ और बहुपरमाणुक आयन क्या हुआ इसे समझ लिया। तो परिभाषा है किसी बहुपरमाणुक अणु अथवा आयन में प्रदर्शित कुल आवेश को यदि परमाणु की, अब कोई भी परमाणु हो सकते हैं, इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, जबकि इसमें कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तो हम लिख रहे हैं कि आयन में प्रदर्शित कुल आवेश को यदि परमाणुओं के आवेश के रूप में
इस प्रकार प्रदर्शित करें, इस प्रकार प्रदर्शित करें, तो इसका अर्थ यह है कि जो बहुपरमाणुक अणु या आयन विभिन्न परमाणुओं से मिलकर के बना है, यदि प्रत्येक परमाणु पर हम आवेश को प्रदर्शित करना चाहें तो वही लिख रहे हैं, यदि परमाणु के आवेश के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित करें कि किसी परमाणु की स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित, स्वतंत्र अवस्था मतलब जब वह स्वतंत्र है, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की स्वतंत्र अवस्था क्या है, जब उस पर कोई आवेश नहीं है, वो किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, स्वतंत्र अवस्था। तो स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन है, वो स्वतंत्र अवस्था में है तो उस पर न कोई धनावेश है न कोई ऋणावेश है, वो एक उदासीन स्थिति में है ऑक्सीजन का परमाणु। तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आप जानते हैं ऑक्सीजन की जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा होता है 8। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यदि ऑक्सीजन की बात करूं मैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। तो ये 6 क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन में उपस्थित, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि क्या है 6। तो वही हम कह रहे हैं कि स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा लुईस संरचना में उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर को फॉर्मल आवेश कहते हैं, फॉर्मल आवेश कहते हैं। तो परिभाषा तो हमारी होगी प्यारे बच्चों पूरी, और अब हम इसके एक एक वर्ड को एक साथ समझते हैं और स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहा हमने कहा किसी बहुपरमाणुक अणु, अब बहुपरमाणुक हमने कहा था कि जैसे यह है बहुपरमाणुक अणु, जैसे हमने कहा O3 है, ये 3 परमाणु से मिलकर के बना है ऑक्सीजन के, क्योंकि O के साथ 3 है। अथवा आयन, जैसे हम CO3-2 लेते हैं, यह भी बहुपरमाणुक आयन है क्योंकि इसमें एक कार्बन का और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, ये मिल करके एक आयन का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि इसका कुल आवेश शून्य नहीं है, क्या है, -2 है। यदि माइनस हो या प्लस में हो तो उसे आयन कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। में प्रदर्शित कुल आवेश को यदि परमाणु के आवेश के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित करें, अब इसका कुल आवेश क्या है 0 और इसका कुल आवेश क्या है -2। अब इसको इस रूप में प्रदर्शित न करके यह जिन परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है उन सब परमाणुओं के आवेशों को अलग अलग प्रदर्शित करें। कैसे, यह भी बताया गया है। आवेश के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित करें कि किसी परमाणु की स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्र अवस्था मैंने बताई थी, जैसे ऑक्सीजन है, जब वो किसी के साथ कोई मिलकर के कोई कंपाउंड नहीं बना रहा है, तो उस स्थिति में वह स्वतंत्र है। और उस स्थिति में स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो हमने कहा ऑक्सीजन की स्वतंत्र अवस्था में परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6, तो 6 क्या इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यही बात है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा लुईस संरचना में, और लुईस संरचना कौन सी थी जो हमने पिछली बार डिस्कस की थी, उन दोनों में लुईस संरचना में उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर को फॉर्मल आवेश कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है इसका तरीका। अब इसको सीखते हैं हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले O3 का स्ट्रक्चर ले रहे हैं हम। O3 के स्ट्रक्चर में हमने कहा ये हमारा ऑक्सीजन है, ये आप जानते हैं 3 ऑक्सीजन हैं, तो एक सिंगल बॉन्ड यहां O। O3 को बनाने का हमने तरीका बताया था, हमने कहा था इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी, सबसे पहले ये ज्ञात करना है। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हम जानते हैं 18।
तो अब हमने कहा था 18 इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से लुईस के डॉट मेथड से रीअरेंज करना है कि सब में सबसे बाह्य कक्षा में कुल जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 8 हो सहसंयोजक बंध के द्वारा। तो कैसे कहा था हमने कहा था ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं तो तीनों में सिंगल बॉन्ड हमने बना लिया, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं तो इसमें है 1, तो यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, तभी तो एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण हुआ है। तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, 2 2 4 2 3 6 और 2 यहां पर हो गए 8। अब इसमें भी चले, इसमें भी बनाते हैं ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और 2 ये हो गए, कितने हो गए 8। तो इन दोनों का तो काम चल गया। अब इसमें चले, इसमें कितने हो जाएंगे आप देखिए, इसमें है 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, और ये भी ध्यान रखना टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 18, तो 6 और 6 12 तो यहां हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, 14 यहां होगा, 15 यहां होगा, 16 यहां होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, ये दोनों यहां पर आ गए, 1 और 1 2। अब देखिए क्या सब में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। हम देखेंगे 2 2 4 2 3 6 और 2 चौक 8, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, इसके भी 2 2 4 2 3 6 2 चौको 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन इसके देखिए इस वाले ऑक्सीजन के, इसके हो गए 1 2 3 4 5 6, केवल 6 ही हुए। तो इसके 8 पूरी करने के लिए हमने क्या किया था, पिछली क्लास में हमने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटाए थे इस प्रकार से, और यहां पर एक सहसंयोजक बंध और बना दिया था। तो यहां पर द्विसहसंयोजक बंधों का निर्माण हो गया था, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना था यहां पर। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखिए, ये हो गए 1 2 3 4, 4 तो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 5 6 7 8, तो इसके तो पूरे हो गए। इसके देखें 1 2 यहां पे 3 4 5 6 7 8, तो इसके भी क्या हो गए 8 पूरे हो गए, और इसके भी 2 2 4 2 3 6 और 2 चौको 8। क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक यहां पर स्थित है, एक यहां पर स्थित है, ऐसी एक यहां पर स्थित है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। उन्हें हम दर्शाते नहीं है, केवल इस समय आपको समझाने के लिए दर्शा रहा हूं। तो अब आप देख सकते हैं सब पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमने क्या करना है, इसमें फॉर्मल आवेश बताना है, क्योंकि कुल आवेश तो इसका 0 है। अब फॉर्मल आवेश कैसे बताना है, हम सबसे पहले इनके नाम रख लेते हैं। मैंने कहा ये वाला ऑक्सीजन का पहला ऑक्सीजन जो कि केंद्रीय है, इससे दोनों जुड़े हुए हैं। इस वाले को मैंने मान लिया ये है दूसरा, इस वाले को मान लिया मैंने तीसरा ऑक्सीजन है। अब इस पर फॉर्मल आवेश कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मल आवेश का एक सूत्र है, लिखते हैं। सूत्र जो होता है, किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश बराबर किसके हो जाएगा, यह भी देख लीजिए। सबसे पहला आएगा स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्वतंत्र अवस्था में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, माइनस यहां लिखते हैं, क्योंकि यहां हम सहसंयोजक बंध बना रहे हैं तो इसमें एक बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, बंधन होता है, जैसे आबंध कहते हैं हिंदी में, बॉन्ड मतलब आबंध। तो लिखते हैं अनाबंधित, अनाबंधित, या लिखते हैं एकांकी युग्म, ऐसे भी लिखा जाता है एकांकी युग्म। इसको भी अभी एक्सप्लेन करते हैं। अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहां पर मैंने कहा एकांकी युग्म का क्या अर्थ है, पिछली क्लास में भी समझाया था कि किसी भी परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं, जो कि सहसंयोजक बंध की प्रक्रिया के दौरान भाग नहीं लेते, वो सामान्यतः युग्म के रूप में रहते हैं, अकेले नहीं रहते। जैसे यहां पर आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन साथ में हैं, ये सिंगल नहीं है। होने के लिए यह भी हो सकता था एक यहां से यहां चल जाता या एक यहां से यहां चले जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी को हम कहते हैं एकांकी युग्म। तो इतना फॉर्मूला हो गया, साथ में लिखते हैं -1/2 आबंधित
आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या का अर्थ क्या हुआ कि जो बॉन्ड बने हैं उन बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। किसी एक परमाणु की बात करें, किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा परमाणु। तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले O3 यानी कि ओजोन की बात कर रहे हैं, ये ओजोन ही है हमारे पास। इसके पहले परमाणु की बात कर रहे हैं, एक नंबर का परमाणु की बात करते हैं ओजोन के। तो सबसे पहले यहां पर देखिए O3 में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश, तो लिख रहे हैं फॉर्मल आवेश बराबर, इसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। एक नंबर मैंने यहां डाला, इसलिए एक नंबर के ऑक्सीजन की बात मैं यहां कर रहा हूं। सबसे पहले बराबर स्वतंत्र अवस्था में परमाणु में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ऑक्सीजन में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6। तो मैंने क्या लिख लिया यहां पर 6 माइनस अनाबंधित एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके जो कि बंध नहीं बना रहे हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो अनाबंधित एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 माइनस यहां पर देखिए 1/2 है, और साथ में क्या आ जाएगा? आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो इसके बगल में कितने इलेक्ट्रॉन आबंधित हैं इससे जुड़े हुए? 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पर बना है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक सिंगल बॉन्ड इससे ये बना हुआ है तो 5 और 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आबंधित है? 1 2 3 4 5 6, तो 1/2 भागा 6। इसको सॉल्व करें तो क्या हो गया? 6 माइनस 2 माइनस 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा। तो ये कितना हो गया? 6 में से -2 और -3 यानी कि -5, यानी कि कितना आ गया? +1। इसका अर्थ है इस पहले ऑक्सीजन में जो फॉर्मल आवेश है वो +1 है। तो क्या लिखेंगे? प्लस, ऐसा लिख दिया। अब दूसरे वाले में चलें। दूसरे में फॉर्मल आवेश बराबर कितना हो जाएगा? दूसरा वाला ये है। अब इसमें सबसे पहले स्वतंत्र अवस्था में परमाणु में संयोजक इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑक्सीजन है तो 6 ही होगा, माइनस अनाबंधित एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं? आप देखेंगे ये वाले 1 2 3 4, तो यहां पे क्या लिख लेंगे? -4 माइनस, तीसरे में आ गया 1/2 आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो इस दूसरे वाला डबल बॉन्ड बना रहा है केवल एक, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन आबंधित हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं। तो 1/2 यहां पर आ गया 4। तो इसको सॉल्व करें, क्या आ गया? 6, साथ में -4, 2 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा। तो 6 -4 -2 यानी कि 6 - 6 यानी कि क्या आ गया? 0। तो इस पर आवेश का मान क्या हो गया? 0। इस पर कोई फॉर्मल आवेश नहीं। तो फॉर्मल आवेश आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, ये 0 है, इस पर कोई आवेश नहीं। तीसरे वाले में चलिए। जब तीसरे वाले में चलेंगे तो तीसरा वाला है ये वाला, तो इसमें फॉर्मल आवेश लिखते हैं, फॉर्मल आवेश बराबर। अब देखिए इसमें कितने हैं? सबसे पहले स्वतंत्र अवस्था में परमाणु में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब में 6 आ रही है तो 6 आ जाएगी, माइनस। दूसरा अनाबंधित एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बंध नहीं बनाया है? 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर क्या लिख लिया? 6। यहां इस बॉक्स का मान क्या आ गया? 6। फिर माइनस क्या है? 1/2, तो 1/2 आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। इससे जो जुड़ा हुआ है केवल एक सिंगल बॉन्ड ये है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो यहां पे मैंने लिख लिया 2। तो ये हो गया हमारा 6 - 6, और 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा, -1, तो 6, और ये हो गया -7, तो ये हो गया -1। तो तीसरे वाले में जो फॉर्मल आवेश होगा क्या होगा? माइनस होगा। तो इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश +1, इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश -1, और इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश 0। तो इस प्रकार से हम फॉर्मल आवेश को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी कहीं भी कोई परेशानी नहीं है मेरे ख्याल से। आप चाहें तो ऐसे CO3 का भी निकाल सकते हैं आसानी से। मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा रहा हूं, फिर फॉर्मूले में रख करके आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे इसको निकालते हैं। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम CO3 - 2 का। तो अब देखिए
पहले CO3 - 2 में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप जानते हैं। यदि कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, और ऑक्सीजन में कितने 6। तो यहां ऑक्सीजन के कितने 3 परमाणु है, तो 6 × 3 = 18, और एक कार्बन का है तो 18 और 4 = 22। सबसे बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 22। साथ में ऊपर -2 है, तो इस -2 को भी हम जोड़ देते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं, ये हो गया कार्बन के हो गए 4 प्लस ऑक्सीजन के 3, तो 3 × 6, यहां पर 6 है, और -2 है तो +2 और कर दूंगा। ये वाला -2 यहां जुड़ रहा है, तो टोटल कितना हो गया 4, 6 × 3 = 18, और 4 हो गए 22, 23, 24, तो टोटल कितने आ गए 24। अब इन 24 इलेक्ट्रॉनों को आपने इसके स्ट्रक्चर में एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, CO3 पिछली बार भी बनाया था, मैंने कहा यहां पर लिखिए C, यहां पर हमने बनाया एक सिंगल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड O, ये बन गया CO3। अब आपने यहां पर इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या कितनी है 24। तो हमने कहा था ये एक सिंगल बॉन्ड बनाया था, तो इलेक्ट्रॉन तो यहां पर हो गए। तो जरा ऑक्सीजन के आप सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कीजिए। स्ट्रक्चर बनाने का यही तरीका मैंने आपको बताया था। तो कितने, 2 तो यहां हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। इसमें आ जाइए, इसके भी 2 यहां पर हैं, तो 2 तो ये हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 यहां हो गए। अब इसके भी यहां पर पहुंचिए, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी 8 पूरे कर लेते, तो 2 यहां हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये तीनों के पूरे हो गए। मुझे लगता है ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हो गए, ये हो गए 6 और 2 8, 8, 8 दूनी 16 और 8 3 24, टोटल हो गए 24। तो संख्या तो हो गई प्यारे बच्चों पूरी। अब बात आती है कि आखिर यहां कार्बन के पूरे नहीं हो रहे, कार्बन के 2, 2, 4 और 2, 3, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो कार्बन के पूरे कैसे किए जाए। तो इनमें से कोई भी एक ऑक्सीजन का परमाणु क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड बनाएगा। तो हम यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन हटाए और यहां पर हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के, 1, 2, 3, 4, 4 तो ये हो गए, और डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 और होंगे, 1, 2, 3, 4, पूरे हो गए 8। ये सब तो पहले से पूरे हैं। अब कार्बन के कितने हो गए, कार्बन के लिए 4 तो ये हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कार्बन के भी पूरे हो गए 8। तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर तो इस प्रकार से बन गया। अब फॉर्मल आवेश कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप ऑक्सीजन का लीजिए। ऑक्सीजन का बिल्कुल यही वाला प्यारे बच्चों, यही मेथड है, आप बिल्कुल इसी को फॉलो करके प्रत्येक का फॉर्मल आवेश ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता भी देता हूं। सबसे पहले देखिए यहीं पर हम निकाल के दिखाते हैं, CO3 - 2 का निकालते हैं। पहला किसको लेंगे, पहला लेते हैं कार्बन को, दूसरा ये ऑक्सीजन, तीसरा ये ऑक्सीजन, चौथा ये। तो सबसे पहले C का निकालते हैं, पहले नंबर का C का फॉर्मल आवेश। तो C का फॉर्मल आवेश क्या होगा, इस वाले C का, तो सूत्र है स्वतंत्र अवस्था में परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, तो सबसे पहले मैंने यहां क्या लिख लिया 4, माइनस अनाबंधित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो इसके तो आप देखिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, कितने होंगे यहां देखिए 1, 2, 3, 4, तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन आ गए, कोई अनाबंधित नहीं है, तो यहां पर क्या आ गया 0, माइनस क्या आ गया 1/2, तो यह आ गया 1/2। आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तो कितनी हो गई, आबंधित कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो पूरे टोटल हो गए 8। तो आप यहां देखेंगे 4 - 4 यानी कि क्या गया 0। तो कार्बन पे फॉर्मल आवेश क्या होगा, 0 होगा। पहली बात, फॉर्मल आवेश क्या हो गया 0। दूसरे नंबर पे चलते हैं, दूसरे नंबर क्या है, ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन में सबसे पहला आया स्वतंत्र अवस्था में परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो कितनी होती है ऑक्सीजन के लिए 6, ये ध्यान रखिएगा, ये कितनी होती है 6। तो सबसे पहले मैंने इसके आगे लिख लिया 6 माइनस। अब देखिए दूसरा आया
अनाबंधित एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितने ऐसे ऑक्सीजन के ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो यहां देखिए 1 2 3 4, तो कितने हो गए यहां पर दूसरे स्टेप में -4 माइनस, फिर आ गया 1/2 और तीसरा क्या आ गया आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, 2 डबल बॉन्ड ये बन रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 2 3 4, तो क्या लिख लेंगे -1/2 इंटू 4। तो ये आ गया हमारा 6 - 4, 6 में से 4 गया बच गया 2, और इसमें भी 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारा हो गया 0। तो इसमें भी ये क्या आ गया 0 आ गया। अब आगे चलें इस वाले में, इसमें फिर से देखें ऑक्सीजन 3 नंबर का है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 3 ऑक्सीजन बराबर स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉनों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो कि 6 ही आ रही है, ये वाली किस वाले, इस वाले ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो टोटल कितनी आ गई, ये हो गया 6 माइनस। अब देखिए इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनाबंधित हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस 6 माइनस 1/2 अनाबंधित आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो 1/2 तो हम लिख लेंगे। ये एक सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आ जाएगा 1/2 और साथ में ब्रैकेट में आ जाएगा 2, तो 6 में से तो 6 कट गया 0 आ गया, 2 का भाग 2 में देंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो इस पर जो फॉर्मल आवेश आएगा प्यारे बच्चों वो क्या आएगा -1, यानी केवल माइनस लिख लेता हूं मैं। इस पे तीसरे में क्या आया -1। अब चौथे में निकाल लेते हैं। चौथे में कहां पर निकालें, थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है हमारे पास, तो यहां पर निकाल लेते हैं। चौथे नंबर का यहां पर निकाल रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन का फॉर्मल आवेश बराबर चौथे नंबर के ऑक्सीजन का स्वतंत्र अवस्था में परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि क्या है 6, तो इसको क्या लिख लिया 6 माइनस, क्योंकि यहां माइनस का निशान है तो मैंने माइनस लगा दिया। अनाबंधित एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितने जो जुड़े हुए नहीं है किसी बंध से, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिख लिया 6 माइनस 6। फिर है -1/2, तो सूत्र में है -1/2। आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो ये भी एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है चौथे नंबर का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां पर क्या लिख लेंगे ब्रैकेट में 2, तो 6 में से 6 गया 0 और 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो इस पर भी जो हम कह सकते हैं फॉर्मल आवेश है वो क्या है -1 है। तो अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये CO3 -2 है, तो कुल फॉर्मल आवेश कितना है -1 और -1, तो माइनस माइनस कितने होंगे -2। तो ये इसका क्या है संरचना है। जबकि यहां पर देख रहे थे इस पे जितना धन आवेश था इस पे इतना ही ऋण आवेश था। ऊपर ऑक्सीजन पे +1 धनावेश था और नीचे वाले ऑक्सीजन पे -1 ऋण आवेश था, तो दोनों संतुलित हो गया। तो ओजोन क्या हो गया, उदासीन हो गया। फॉर्मल आवेश तो है परमाणुओं में, लेकिन कुल अणु पर जो आवेश है वो क्या है 0 है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम फॉर्मल आवेश को समझ सकते हैं। इससे हमें एक बात का पता चलता है, जैसे यहां पर आप ये देखिए डबल बॉन्ड यहां भी बन सकती थी, यहां भी बन सकती थी, ये डबल बॉन्ड यहां भी बन सकती थी, यहां भी और यहां भी। तो हम अलग अलग जगहों पर एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना करके इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर एनर्जी जो होगी वो लोएस्ट होगी, जहां पर संरचना की कुल ऊर्जा न्यूनतम हो। क्योंकि हमने बताया था ऊर्जा जितनी न्यूनतम होगी वह जो यौगिक होगा या अणु होगा या आयन होगा, बहुपरमाणिक आयन या बहुपरमाणिक हम कह सकते हैं अणु, वह उतनी ही स्थायी अवस्था प्राप्त करेगा जितनी उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी कम होगी। तो हम स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को अलग अलग जगह लगा करके ये चेक करते हैं कि किस स्थिति में जो कुल ऊर्जा है उस बहुपरमाणिक अणु या आयन की वो न्यूनतम है। जहां पर न्यूनतम होगी वही उसका क्या होता है संरचना सूत्र होता है। तो इस प्रकार से हम फॉर्मल आवेश को समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी हमने फॉर्मल आवेश को समझा। अब हम अगला अपना टॉपिक कर रहे हैं जो कि हमारा है उप सहसंयोजक आबंध, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यह जो टॉपिक है फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन काफी जगहों पर आपको इसका यूज देखने को मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट होने के कारण हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इसे ऐड कर रहे हैं टॉपिक को। तो अब सबसे पहले समझते हैं उपसहसंयोजक बंध होता क्या है। यदि इसमें लास्ट में वर्ड देखें तो सहसंयोजक आबंध, इतनी चीज तो हमारी पुरानी है। यहां देखिए ये सहसंयोजक आबंध जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं,
यानी कि सहसंयोजक बंध। यह तो हम जानते हैं जब दो से अधिक परमाणु इस प्रकार समझौता करें इलेक्ट्रॉन का कि पहले वाला भी एक इलेक्ट्रॉन दे दे, दूसरा वाला भी एक इलेक्ट्रॉन दे दे, दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन बीच में रख दें, तो इस प्रकार का जब बंध बनता है तो इसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। इसमें दोनों परमाणुओं द्वारा समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है, तो यह हमारा होता है सहसंयोजक बंध। अब बात आती है उपसहसंयोजक बंध क्या हुआ। यह उपसहसंयोजक बंध एक प्रकार का सहसंयोजक बंध ही है, लेकिन इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसमें साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। इसका अर्थ है दोनों परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन देकर के साझा नहीं कर रहे हैं, साझा तो हो रहा है, लेकिन साझे के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वो केवल एक परमाणु देता है, दूसरा परमाणु नहीं देता। तो जो परमाणु साझे के लिए इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों के दोनों कह लीजिए, तो उसे हम कहते हैं दाता परमाणु, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है उसे हम कहते हैं ग्राही परमाणु। तो एक बार परिभाषा लिखते हैं, फिर डिटेल में इसको समझते हैं। तो हमने कहा कि जब कोई दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा कर एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करें तथा साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाएं तो इस प्रकार के बंध को उपसहसंयोजक, जिसे हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, सहसंयोजक बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि सहसंयोजक बंध तो बन रहा है, यानी कि हम कह रहे हैं बीच में इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन, यदि एकल सहसंयोजक बंध बन रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जा रहे हैं, दोनों द्वारा एक एक नहीं दिए जा रहे, जैसे अब इससे पहले हम आपको बताते थे। तो इसको यदि एक एग्जांपल से समझें तो मैंने कहा मान लेते हैं मेरे पास एक परमाणु है A और दूसरा परमाणु है B, इनके बीच में एक सहसंयोजक बंध बन रहा है, लेकिन स्थिति क्या है कि इस पे है दो इलेक्ट्रॉन, ये जुड़ रहा है B के साथ, लेकिन B पे कोई इलेक्ट्रॉन, B क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी नहीं कर रहा है। अब जब ये दोनों के दोनों एक सहसंयोजक बंध का निर्माण बनाएंगे, यानी कि A ऐसा बने और B ऐसा बने, और इन दोनों के बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए, किसने दिए, ये इसी A ने दी, तो यह क्या बना, एक सहसंयोजक बंध ही बना है। बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ एक परमाणु, दूसरी तरफ दूसरा परमाणु। लेकिन खास बात क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन A के द्वारा दिए गए हैं, B ने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। तो इस प्रकार के बॉन्ड को कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। और प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, इसको हम इसको ऐसे लिखते हैं, A यहां B। सहसंयोजक बंध के लिए केवल एक लाइन आती थी, और उपसहसंयोजक बंध बताता है कि A ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो A से B की तरफ क्या लगा देते हैं, तीर। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि A ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इसको कहते हैं हम दाता परमाणु। और जो B है हमारा, उसने साझे के इलेक्ट्रॉन दिया तो नहीं, लेकिन साझा किया, इसलिए इसको कहते हैं ग्राही परमाणु। ये क्या है, ग्राही परमाणु। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि सहसंयोजक बंध वास्तव में कहां बनता है और किस प्रकार से बनता है, इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं NH3 यानी कि अमोनिया, जब बोरान ट्राई फ्लोराइड के साथ मिले BF3। तो ये तो अमोनिया आप जानते हैं, ये है अमोनिया, और इसको कहते हैं बोरान
ट्राई फ्लोराइड, फ्लोराइड। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर यदि आपस में मिलता है तो कैसे बनता है ये देखिए आप। हमने यहां पर स्ट्रक्चर बनाया, अमोनिया का आप जानते हैं ये हो गया N, यहां से एक सिंगल बॉन्ड H, एक सिंगल बॉन्ड H, एक सिंगल बॉन्ड H। अब आप जानते हैं नाइट्रोजन की जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा नाइट्रोजन का, यदि मैं यहां लिखूं, यहां पर लिख लेते हैं इस चीज को, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1। तो नाइट्रोजन की यदि हम कहें तो कैसे इनमें बॉन्डिंग बनेगी, ये ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन रखा, नाइट्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन रखा, नाइट्रोजन ने भी, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये हाइड्रोजन चल रहे हैं तीनों, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन रखा और नाइट्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, इस प्रकार से। तो ये तीनों ने एक एक सिंगल बॉन्ड बनाया। तो नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में थे 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 1, 2, 3 तो यहां पर आ गए, कितने बच गए 2, 1 और 1, 2। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसे हम कहते हैं एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये किसी आबंध में, किसी बॉन्ड में इन्होंने भागीदारी नहीं की, ये एकांकी हैं, छोटे हुए हैं, ये जिसने कोई बंध नहीं बनाया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं, और ये स्ट्रक्चर किसका है, ये अमोनिया का। अब यहां पर हम बोरान ट्राइफ्लोराइड का यदि स्ट्रक्चर बनाएं, आप BF3 का या BCl3 का भी आप बना सकते हैं। तो कैसे होगा, इसमें हमने कहा ये हमारे पास बोरान आ गया। अब बोरान का यदि बनाएं तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, परमाणु क्रमांक होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,3। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7। अब इससे क्या फायदा होगा, हमने कहा यहां पर बना लेते हैं हम, बोरान तो एक ही है, फ्लोरीन 3 है, तो एक F, एक F, एक F। अब एक एक सिंगल बॉन्ड बनाया है तो आप समझ सकते हैं, एक बोरोन का आ गया, बोरोन का मान लेते हैं ये 0, और ये फ्लोरीन का आ गया 1। यहां पर एक बोरोन का, एक फ्लोरीन का, एक बोरान का, एक फ्लोरीन का। बाकी फ्लोरीन के आप समझ सकते हैं यहां पर कितने होंगे, यदि 2 यहां पर आ गए तो बाकी कितने, 1 यहां पर आ गया है तो यहां पर कितने बच जाएंगे, क्योंकि 7 होते हैं तो 6 बच जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फ्लोरीन के भी अंतिम कक्षा में 8 हो गए, इस फ्लोरीन में, इस फ्लोरीन में, इस फ्लोरीन में अंतिम कक्षा हो गई 8। और बोरोन के देखा जाए तो कितने हो गए यहां पर, 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6। बोरोन के केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए अंतिम कक्षा में। तो स्ट्रक्चर इसने बनाया है BF3। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, अब देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में संयोग कर रहे हैं। NH3 के बगल में BF3 आ गया, बोरान ट्राइफ्लोराइड आ गया। तो अब इसके पास तो क्या है बीच में देख रहे हैं, एकांकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर 2 उपस्थित हैं, जबकि बोरान के पास कुछ नहीं है। तो ये कैसे करेगा, इस प्रक्रिया को भी समझ लीजिए। प्रारंभ में ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा करके इसको दे देता है, यानी कि इस संरचना को यदि मैं समझूं तो ये क्या करता है, शुरू में ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ए क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा करके बी को दे देगा। इसको समझते हैं एक बीच के स्टेप को। तो ए पे 2 थे तो ए ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन उठा करके बी को दे दिया, तो ए पर 1 रह गया, बी पर भी 1 आ गया। अब बी पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया, ऋणावेशित। ए पर पहले 2 थे, उसने एक बी को दे दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पर कैसा आवेश आ गया, धनावेश। अब इस पे धनावेश, इस पे ऋणावेश, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे वैद्युत संयोजक बंध में होते थे। तो जब अट्रैक्ट होंगे, अब ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से साझा कर लेते हैं ऐसे, और तब ये एक उपसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो ठीक वही बात यहां होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बी पर चले गया, जिसके कारण NH3 एक -1 आयन में परिवर्तित हो गया, जबकि BF3 भी एक NH3 प्लस 1 आयन में परिवर्तित हो गया, और BF3 भी -1 आयन में परिवर्तित हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, NH3, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ये आ गया +1, और ये प्लस, ये क्या आ गया BF3, ये क्या हो गया -1। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चले गया,
और इस पे धन आवेश आ गया, इस पे ऋण आवेश, एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब ये दोनों एक क्या कहते हैं सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं। तो कैसे बनेगा, ये बनेगा N, यहां पे हो गया H H H, और इसके साथ यहां पर क्या आ गया B, यहां पर F, यहां पर F, यहां पर F। अब चूंकि नाइट्रोजन ने सहसंयोजक बंध बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसलिए यहां इस प्रकार का निशान आएगा, जो कि हमारा किसका होता है, उपसहसंयोजक बंध का निशान होता है। इसमें जो दाता अणु है, क्योंकि यहां परमाणु तो है नहीं, एक प्रकार से दाता अणु जो है वो NH3 है, और जो ग्राही है वो हमारे क्या है, BF3। यहां परमाणु के पदों में कहें तो नाइट्रोजन क्या है, दाता परमाणु है, और बोरोन क्या है, ग्राही परमाणु है। तो इस प्रकार से हम उपसहसंयोजक बंध को समझ सकते हैं। उपसहसंयोजक बंध जहां जहां बनता है वहां वहां पर जो हमारे कंपाउंड बनेंगे, जो यौगिक बनेंगे, उनका जो गलनांक होगा, उनका जो क्वथनांक होगा, वो वैद्युत संयोजक बंध से बनने वाले यौगिकों से तो कम होगा, लेकिन सहसंयोजक बंध से बनने वाले यौगिकों से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि इन तत्वों के, इन यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक वैद्युत संयोजक बंध तथा सहसंयोजक बंध के यौगिकों के बीच वाले होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब ये क्योंकि आप देख रहे हो ये आयन में टूट सकते हैं, यदि आयन में टूट सकते हैं तो इसका मतलब यह क्या होंगे कि विद्युत के सुचालक भी होंगे। तो विद्युत के सुचालक कैसे होंगे, जब ये गलित अवस्था में होंगे, या किसी हम कह सकते हैं कोई विलयन में उपस्थित होंगे, द्रवीय अवस्था में या गलित अवस्था में, तो यह क्या करेंगे, एक वैद्युत सुचालक की भांति व्यवहार करेंगे, और इनकी जो चालकता होगी वह वैद्युत संयोजक जो यौगिक हैं उनकी तुलना में कम होगी, लेकिन सहसंयोजक यौगिकों की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। तो दूसरी बात हम ये समझ सकते हैं। तीसरी बात, ये जो उपसहसंयोजक बंध होते हैं ये दैशिक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, इस बात को भी आपने ध्यान देना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये टॉपिक आपका उपसहसंयोजक जो बंध है, ये जो जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ये आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। काफी आसान है, सहसंयोजक बंध की तुलना में केवल एक लाइन बोलनी है कि इसमें बॉन्डिंग तो हो रही है, बंध तो बन रहा है, लेकिन बंध बनने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। जो देता है वो दाता परमाणु, जो लेता है उसे ग्राही परमाणु, और सिंगल बॉन्ड की जगह एक तीर का निशान बना देते हैं दाता से ग्राही की तरफ, तो हमें पता चल जाता है ये क्या है, एक उपसहसंयोजक बंध है। तो मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का जो हमारा लास्ट और छोटा सा जो टॉपिक है वह हमारा है अष्टक नियम की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट लॉ, और यह हमारे एनसीईआरटी का है 4.1.5। अब अष्टक लॉ के बारे में हमने इससे पहले जानते हैं कि आपने देखा था लुईस ने यह सिद्धांत दिया था, यह एक अवधारणा दी थी कि कोई भी परमाणु जो होता है वह स्थायी अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है, यानी कि बंध बनाता है। और बंध बनाने से क्या होता है, वो बंध बना करके अपनी ऊर्जा को कम करता है, और जब ऊर्जा कम होगी तो वो स्थायी अवस्था को क्या होगा, प्राप्त होगा। और यह विचारधारा उसने कहां से ली थी, उसने देखा जो शून्य वर्ग के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं आदर्श गैसें या अक्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, राडॉन, वह किसी से भी सामान्यतः कोई क्रिया नहीं करते। तो इस बात को सोच करके उसने क्या दिया था, अष्टक नियम दिया था। और बहुत सी जगहों पर हम कह सकते हैं ये अष्टक नियम होता भी बड़ा फ्रूटफुल है, काफी लाभदायक होता है। संरचनाओं को समझने के लिए, किस प्रकार से एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस बातों को समझने के लिए अष्टक नियम बहुत अधिक उपयोगी है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर हम कहते हैं ये अष्टक नियम लागू नहीं हो पाता है। तो कहां कहां पर ऐसी समस्याएं आती हैं, अष्टक नियम की क्या लिमिटेशंस है, इसी को हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें हमारा आता है वह हमारा आता है पहला, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, इसका अर्थ क्या हुआ, अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर संरचनाएं बनाई हैं उसमें देखा होगा आपने कि एक केंद्रीय परमाणु होता है और वह भी क्या होता है, अष्टक अपना पूरा करता है। किनारे किनारे के जो ब्रांचेस में जो परमाणु हैं उनके तो अष्टक पूरे होते ही हैं, या उनकी अंतिम कक्षा में यदि हाइड्रोजन है तो जो हम कहते हैं ड्यूप्लेट्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी पूरे होते हैं। और सेंटर का जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका भी अष्टक पूरा होता है।
लेकिन कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जो स्थायी भी हैं और उनकी जो केंद्रीय परमाणु है वह अष्टक उसका पूरा भी नहीं होता। तो कौन सी है? सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं BeH2, जिसे हम कहते हैं बेरिलियम हाइड्राइड। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आप यदि हम बनाएं तो ये हो गया Be, इधर की ओर सिंगल बॉन्ड H, इधर की ओर सिंगल बॉन्ड H। अब इसकी संरचना को समझते हैं। आप जानते हैं बेरिलियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? बेरिलियम का हमारा होता है 4। तो हमने कहा बेरिलियम का क्या हो गया? 4। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? यह होगा 2,2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यदि ये साझा करेंगे तो कैसे करेंगे? तो बेरिलियम के पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, उसने एक यहां रखा, एक यहां रखा, और हाइड्रोजन ने भी एक अपना इलेक्ट्रॉन यहां रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा। अब आप देखिए हाइड्रोजन के तो जो ड्यूप्लेट्स होता है, अंतिम पहली कक्षा है उसकी, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसके लिए चाहिए। तो इसका तो ड्यूप्लेट्स पूरा हो गया, इसका ड्यूप्लेट्स पूरा हो गया, इसका भी ड्यूप्लेट्स पूरा हो गया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए सहसंयोजक बंध बना के। लेकिन बेरिलियम में जो टोटल इलेक्ट्रॉन बने हैं वो केवल 4 ही हैं सहसंयोजक बंध के द्वारा, 1, 2, 3, 4। तो न तो इसका ड्यूप्लेट बना है और न इसका ऑक्टेट बना है, लेकिन फिर भी यह क्या है? एक स्थायी स्थिति में स्थित होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत सी जगहों पर ऑक्टेट रूल जो होता है वो हमारा वायलेट कर जाता है, उसका खंडन हो जाता है। जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि जो बेरिलियम है उसमें जो केंद्रीय परमाणु है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे, फिर भी ये क्या है? स्थायी अवस्था में। तो एक तो हम कह लेते हैं ये एग्जाम्पल है। दूसरा हम कह सकते हैं, दूसरा सेकेंड एग्जाम्पल दें तो BCl3, बोरान ट्राइक्लोराइड। बोरान ट्राइक्लोराइड के स्ट्रक्चर को भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं। आप जानते हैं बोरान का परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,3। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये हमारा B हो गया, ये एक तरफ Cl, दूसरी तरफ भी Cl, नीचे भी हमने कहा Cl, तीनों ने सिंगल बॉन्ड बना दिया। तो बोरोन के आप देखिए कि अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इसने इस्तेमाल कर लिया। ऐसी क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहां, एक यहां और एक यहां। तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके 8 पूरे हो गए, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है, क्योंकि बाकी कहां होंगे? हमने कहा 6 कहां होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे इसके भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके पूरे हो गए ऑक्टेट, ये पूरे हो गए इनके ऑक्टेट। लेकिन बोरान में देखें तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बोरान के केवल 6 हुए, तो बोरान का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। यहां पर भी हम केंद्रीय परमाणु का ऑक्टेट पूरा होता हुआ नहीं देख रहे हैं। यहां पर भी क्या है? जो अष्टक नियम है उसका क्या हो रहा है? खंडन हो रहा है। तो पहली तो हम कह सकते हैं ये कमी है। सेकंड बोले, दूसरी समस्या आती है विषम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु। कुछ परमाणु ऐसे होते हैं, बल्कि परमाणु न बोल करके अणु बोलेंगे इसे, क्योंकि ये एक से अधिक परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो हम कहेंगे विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु। विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणुओं के साथ यह समस्या है कि इनमें ऑक्टेट पूरा हो ही नहीं पाता है। कैसे? हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड का। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। अब इनका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हमने कह दिया O, और यहां पर हमारा हो गया N, एक हमने बना दिया सिंगल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के पूरे करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑक्सीजन में 6 हैं, हमने कहा एक यहां पर इसने बॉन्ड बना लिया, तो टोटल 8 बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, और कह सकते हैं पहले हम देखते हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। 6 और 5 आप देख रहे होंगे 11 है, इनको जोड़ना है ना हमने। 6 और 5 कितने? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 2, 2, 4, 2, 3, 6 तो ये हो गए। अब कितने बच गए? 5। तो मान लो मैंने 2 यहां पर रख दिए,
अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 3 6 7 8 और 9 10 11, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन बनाने, तो 1 2 और 1 यहां पर बना दिया मैंने 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस स्थिति में देखें तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। आप कहेंगे सर सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो ऐसा भी कर लेते हैं। हमने यहां पर 3 ही रहने दिए, इसको यहां से हटाया और अब की बार यहां पर डबल बॉन्ड बना दिए, तो इसका कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके तो पूरे हो गए। अब नाइट्रोजन का देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी नाइट्रोजन के साथ ही हुए। आप फिर 2 को हटा के एक और बॉन्ड बना देंगे तो नाइट्रोजन के ज्यादा हो जाएंगे और ऑक्सीजन के कम हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन की किसी भी स्थिति में ऑक्टेट पूरा नहीं होने वाला है। तो ये जो है नाइट्रोजन, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता। तो जो भी अणु ऐसे हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये जो 11 है, ये क्या है, विषम है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, विषम। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का योग यदि विषम है तो इसमें ऑक्टेट सबका पूरा नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, इसमें एक समस्या है। तीसरा हम कहें एक और जो समस्या आती है जिसे हम कहते हैं प्रसारित अष्टक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्या अर्थ हुआ एक्सपेंडेड या प्रसारित अष्टक का? इसका अर्थ है कि कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनमें किसी परमाणु का अष्टक न बन के उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए। अष्टक कब बनेगा, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 8, लेकिन यदि 8 से ज्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं प्रसारित अष्टक। और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है जैसे PCl5, जिसे कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। इसी का एग्जाम्पल PF5 भी आप समझ सकते हैं, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड ऐसे भी कह सकते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। देखिए ये PCl5 है, सबसे पहले फास्फोरस का समझिए, ऐसे समझते हैं। फास्फोरस परमाणु क्रमांक होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि बनाएं तो ये होगा 2 8 5, ये फास्फोरस का हो गया। दूसरा PCl5 क्लोरीन का लें तो Cl, परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हो गया P और यहां पर हमने बना दिया एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl, पांचवा Cl, सबके साथ सिंगल बॉन्ड बना दी। सेंटर में फास्फोरस रख दिया, क्योंकि जो अधिक क्रियाशील होती हैं, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, उन्हें हम क्या करते हैं, कॉर्नर्स पर रखते हैं, और जिनकी कम होती है उनको हम वो केंद्रीय स्थान प्राप्त करते हैं। तो फास्फोरस क्लोरीन की तुलना में हम कह सकते हैं कम विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए वो सेंटर में आ गया। अब ये सब क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो फास्फोरस की अंतिम कक्षा में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया फास्फोरस ने, 1 2 3 4 5। तो फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन अपने रख दिए, 1 2 3 4 5। इसके साथ क्लोरीन के लास्ट कक्षा में 7 है, तो क्लोरीन ने भी क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दिया, 1 2 3 4 5। तो अब क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसके जैसे हमने यहां पर आपको बनाया है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही हम यहां पर भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। वैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 3 4 5 6। तो क्लोरीन के 6 ये और 2 ये 8 पूरे हो गए। ऐसे इसके, ऐसे इसके, ऐसे इसके, ऐसे इसके, सबके 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब फास्फोरस के ही नहीं है सेंटर में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फास्फोरस के कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ये ऑक्टेट को भी पार कर गया। इसने कहा मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलता भाई,
मेरे को 8 से ज्यादा चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि फास्फोरस में टोटल जो केंद्रीय हमारा परमाणु है उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑक्टेट यानी कि 8 से भी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको नाम देते हैं प्रसारित अष्टक यानी कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो ये कुछ हम कह सकते हैं अष्टक नियम की कुछ सीमाएं हैं जहां पर जाकर के हम देखते हैं अष्टक नियम हमारा फेल हो जाता है। अष्टक नियम हमारे सेकंड आवर्त के लिए मुख्यतः कार्य करता है। जब हमारा डी और एफ हमारे सबशेल्स आते हैं तो वहां पर देखते हैं ये अष्टक नियम हमारा काम नहीं कर पाता। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में हमने फॉर्मल आवेश बताया, फिर उपसंयोजक बंध बताए जो कि एनसीईआरटी में फिलहाल यहां पर नहीं दिया हुआ है, वो आपके काम का है तो आपको बताया गया। और तीसरा है अष्टक नियम की सीमाएं। ये आपको अच्छे से तैयार करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। और आपको ये स्ट्रक्चर, ये चीजें समझ में आ गई तो आगे काफी चीजों को समझने में आपको काफी आसानी होगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। गुड बाय।